चलते हैं तारों के शहर में। देखिए दोस्तों, अपना जो टॉपिक है उसका नाम है ज्यामिति या ज्योमेट्री। और इसमें मैंने एक पीडीएफ भी डाली थी आपको, क्वेश्चनों से रेखाएं और कोण से रिलेटेड। वो क्वेश्चन आपने सॉल्व किए नहीं किए पता नहीं, लेकिन आपको करने हैं वो क्वेश्चन, सारे स्टडी मटेरियल में डाले हुए हैं। अब दोस्तों ज्यामिति में हम बात करने वाले हैं किसकी, यहां पर जो हमने बहुभुज पढ़ा था, बहुभुज में बात याद रखने वाली जो है वो मैंने बता दी थी आपको अच्छे से करनी। क्या कि एक तो उत्तल बहुभुज होता है और इसके अलावा एक अवतल बहुभुज होता है। फिर मैंने बताया इसमें सम बहुभुज की बात करी थी, जिसकी सभी भुजाएं और प्रत्येक कोण या सभी कोण जो है वो परस्पर क्या हो, बराबर हो, वो सम बहुभुज कहलाता है। इसके अलावा हम बात करें बहुभुज की, तो बहुभुज में हमने बताया था कि सम बहुभुज में जो प्रत्येक अंतःकोण प्लस प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक अंतःकोण प्लस प्रत्येक बाह्य कोण, इन दोनों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, सवाल डायरेक्ट एग्जाम में पुट अप होता है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो बहुभुज होता है उसके अंतःकोणों का योग कितना होता है, अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो आपका योग होता है n-2 गुणा 180 डिग्री, और इसको हम 2n-4 समकोण भी बोलते हैं, या 2n-4 गुणा 90 डिग्री भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, जैसे इसको मैं 90 गुणा 2 कर दूं तो 180 होगा, और वो 2 अंदर गुणा हो जाएगा तो 90 तो बाहर आ जाएगा, 2 अंदर गुणा तो 2n हो जाएगा, 2 गुणा 4, यानी 2n-4 समकोण यहाँ पर आ जाएगा। और बाह्य कोणों का योग मैंने बताया था क्या मेरे दोस्त, हमेशा होता है 360 डिग्री, ये वाली बात मैंने बताई थी। और अगर सम बहुभुज की बात की जाए तो प्रत्येक अंतःकोण निकालना हो, वो तो इसमें n का भाग लगा दो, यानी भुजाओं की संख्या कितनी है उसका भाग लगा दो, और प्रत्येक बाह्य कोण निकालना तो 360 में n का भाग लगा दो। ये वाली बातें अगर क्लियर है तो मुझे यस और नो में जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। वेरी गुड, सभी के क्लियर है ना। चलते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं अपन। अब मैं यहां पर आपको कह दूं, क्वेश्चन ये है कि यदि भुजाओं की संख्या बराबर 15 हो तो उस बहुभुज के पहली बात आपको पूछ ले, अंतःकोणों का योग क्या होगा। दूसरी बात, बाह्य कोणों का योग क्या होगा, ये भी आपको बताना है। तीसरी बात यहां पर मैं पूछूं कि विकर्णों की संख्या क्या होगी, विकर्णों की संख्या क्या होगी, विकर्णों की संख्या क्या होगी, ये है आपका मामला। बताइए फटाक से मुझे, तीनों क्वेश्चनों का जवाब दीजिए मेरे दोस्तों।
अभी 12 लोग जुड़े हैं। हो सकता है 2 दिन का शेड्यूल जो था और रेगुलर नहीं रहने की वजह से कम लोग जुड़े हैं। जवाब दीजिए दोस्तों। अरे क्या हो गया, किसी का जवाब नहीं आ रहा है, सो गए क्या या भूल गए? हम भूल गए रे हर बात, मगर ये सवाल नहीं भूले, है ना? ये सवाल मत भूलना और सब कुछ भूल जाना भले। 1 का 2700, कुलदीप चंदेल 2340, राखी शर्मा 2340, विपिन मेहता 2340। सभी का 2340 आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा आपका आंसर। पहली बात करें अगर अंतः कोणों का योग, तो मैंने आपको बताया था कि जितनी भुजाएं हैं, भुजाओं की संख्या कितनी है? 15। और जितनी भुजाएं हैं उसमें से 2 कम कर दो, यानी 15 माइनस 2, और उसको किससे गुणा कर दो? 180 से। बताइए, जब 15 में से 2 घटाओगे क्या बचेगा? यहाँ पर 13, और 13 को 180 से गुणा करोगे तो 13 अट्ठी 104, और 13 एकम 13, और 10 कितना? 23, और आगे वाला जीरो चिपका देंगे, यानी 2340 डिग्री क्या आ जाएगा आपका? अंतः कोणों का योग। किसका? जिस जिस बहुभुज की भुजाएं कितनी हो? 15, यानी 15 भुजाओं वाला जो बहुभुज होगा उसका प्रत्येक अंतः कोणों का योग जो होगा वो कितना होगा? 2340 डिग्री होगा। दूसरी बात आपको पूछे कि बाह्य कोणों का योग बताओ, तो दोस्तों चाहे 15 भुजाओं वाला का पूछे, चाहे लाख भुजाओं वाले का पूछे, बाह्य कोणों का योग हमेशा 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 कितना होता है? 360 डिग्री होता है। उसके बाद बात करी विकर्णों की संख्या, तो मैंने क्या बताया? जितनी भुजाएं हैं n गुणा n माइनस 3 करो और बट्टा में लगा दो 2, तो क्या आ जाएगी? विकर्णों की संख्या आ जाएगी। बताओ n का मान कितना है? यहाँ पर 15 है, तो यहां रख दो 15, और यहां भी n की जगह 15। तो देखिए 15 गुणा 15 में से 3 गया 12, बट्टा में लगा दिया 2, तो 2 से 12 कट गया 6 बार, 15 छक्की 90। तो यहां पर जो विकर्णों की संख्या होगी मेरे दोस्त, वो कितनी होगी? 90 होगी। बात क्लियर हो गई है क्या? अगर हो गई है तो यस और नो में मुझे जवाब दे दीजिए फटाक से, जल्दी। वेरी गुड, कुलदीप के तीनों सही हैं। अब दोस्तों मैं एक क्वेश्चन देता हूं, देखिए जैसे इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है?
आपको भुजाओं की संख्या देके अंतः कोणों का योग पूछा है, तो आपको ये भी तो दिया जा सकता है कि अंतः कोणों का योग 2340 डिग्री दे दे और आपको भुजाओं की संख्या पूछ ले या आपको विकर्णों की संख्या पूछ ले, तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो देखिए इस प्रकार का मैं क्वेश्चन आपको देता हूं। यहाँ पर क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग, के अंतः कोणों का योग 1800 डिग्री है। तो पहला प्रश्न है भुजाओं की संख्या बताइए, और दूसरा प्रश्न है आपका क्या, दूसरा प्रश्न है विकर्णों की संख्या भी बताइए, विकर्णों की संख्या बताइए। कुलदीप राठौर 12, वेरी गुड, इतने सुपर फास्ट हो गए रे आप। सुनील 12। क्या हुआ रे, दो का ही जवाब आया, बाकी के क्या हो गया? देखिए दोस्तों, यहां पर जो चीज आपको दे रखी है, क्या, एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग, यहां पर जो चीज दे रखी है ना उसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो अंतः कोणों का योग दे रखा है, इसलिए फॉर्मूला क्या बनेगा, n-2 गुणा 180 बनेगा। अगर यहाँ विकर्णों की संख्या दे रखी होती तो विकर्ण वाला फॉर्मूला लगाता n गुणा n-3 बट्टा में 2। तो यहाँ पर n-2 गुणा 180 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अंतः कोणों का योग दे रखा है और इसके बराबर हमें दे कितना रखा है, 1800 दे रखा है। अब आप काट पीट कीजिए, देखिए जीरो से आपका जीरो कट गया, 18 से 18 कट गया, एक बार आगे आ गया जीरो। अब यहां पर बचा n-2 बराबर में है 10, तो n बराबर क्या हो जाएगा 10, और ये माइनस वाला 2 उधर प्लस में चला जाएगा, यानी 10 प्लस 2 कितना आ जाएगा 12। यहां पर n क्या थी आपकी, n थी भुजाओं की संख्या, और दूसरी बात पूछी है विकर्णों की संख्या भी बताइए। तो देखिए विकर्णों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला ये है कि जितनी भुजाओं की संख्या है 12 वो हमने लिख दी, और गुणा 12 में से 3 कम कर दो, कितना बचेगा 9, और बट्टा में लगा दो 2, तो 2 से आपका 12 कट जाएगा 6 बार, और 6 गुणा 9 कितना आ जाएगा 54। यानी विकर्णों की संख्या 12 भुजाओं वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग 1800 डिग्री होगा, और विकर्णों की संख्या कितनी होगी मेरे दोस्त, 24 होगी। ये वाली बात आपके क्लियर हो गई होगी। एक बार मुझे यस और नो में जवाब दीजिए फटाक से।
वेरी गुड दोस्तों। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन जो मैंने अंतः कोणों का योग देकर दिया है वैसा ही मैं विकर्णों की संख्या देकर आपको क्वेश्चन दूंगा। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक बहुभुज के विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या बराबर 44 है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और आएगा। इसकी जगह संख्या चेंज हो सकती है, बस इतना ही फर्क हो सकता है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा। तो आपको पूछ लिया भुजाओं की संख्या क्या होगी, भुजाओं की संख्या क्या होगी। अब आपके ऑप्शन भी लिख देता हूं मैं। पहला ऑप्शन है आपका क्या, 10, दूसरा 11, तीसरा 12, चौथा इनमें से कोई नहीं। बड़ा गजब का सवाल है। वेरी गुड कुलदीप, तरन्नुम शाबाश, सुनील शाबाश, ब्रिजराज वेरी गुड। कुलदीप चंदेल 11, देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। यहां पर हमें दी विकर्णों की संख्या, तो विकर्णों की संख्या क्या होती है, n गुणा n माइनस 3 बट्टा में 2 होता है, बराबर 44 आना चाहिए। सीधी सी बात यही है। अब ऐसे सवाल में अगर इसको सरल करके करेंगे तो द्विघात समीकरण बनेगी और बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, यहां पर n की जगह, क्योंकि भुजाओं की संख्या ही तो पूछी है, भुजाओं की संख्या पूछी तो n की जगह मान लो पहले 10 रखा आपने, तो 10 गुणा 10 में से 3 गया 7 बट्टा में 2। तो आपको पता है ये 44 जो है वो कहीं नहीं इससे बनने वाला ही नहीं है, क्योंकि 2 से आपका 10 कटेगा 5 बार तो 7 पंजो 35। 44 तो तभी बन सकता तो कहीं ना कहीं 11 का पढ़ा होना चाहिए इसमें। तो देखो दूसरे ऑप्शन से रखो, देखिए 11 गुणा 11 में से 3 गया 8 बट्टा में 2, तो 2 से आपका 8 कट जाएगा 4 बार, यानी 11 चौके 44, ये बैठ जाएगा सौदा आपका यहां से। यानी विकर्णों की संख्या कितनी आएगी मेरे दोस्त, 44 आएगी। कब, जब भुजाओं की संख्या कितनी हो, 11 हो। और यहां पर क्या पूछ सकता है, और पूछ सकता है भाई कि अंतः कोणों का योग भी बताइए। तो आप अंतः कोणों का योग कैसे बताओगे, अंतः कोणों का योग बराबर क्या होता है, n माइनस 2 गुणा 180। तो n का मान भुजाएं कितनी है, 11, 11 में से 2 कम करो कितना है, 9 गुणा 180, तो 18 नम्मा के 162, बोले तो 1620 डिग्री आ जाएगा अंतः कोणों का योग। अगर आपको बाह्य कोणों का योग पूछे तो क्या करोगे आप, 360 डिग्री। अगर आपको पूछ ले कि यदि एक बहुभुज ना होकर सम बहुभुज है, क्या है, सम बहुभुज, और आपको पूछ ले कि प्रत्येक अंतः कोण बताइए, या फिर आपको पूछ ले प्रत्येक बाह्य कोण बताइए, क्योंकि सारी चीजें कुछ भी पूछ सकता है यहां पर। तो प्रत्येक अंतः कोण अगर पूछे तो आपका अंतः कोणों का योग कितना आ रहा है, 1620 आ रहा है ना। इस 1620 में किसका भाग लगाओगे, कितनी भुजाएं हैं, यहां पर 11 भुजाएं, तो 11 का भाग लगाओगे। और प्रत्येक बाह्य कोण चाहिए तो आप 360 में किसका भाग लगाओगे, 11 का। क्यों, क्योंकि बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360।
तो यहां से आपके अंतः कोण आ जाएगा प्रत्येक वाला, और ये बाह्य कोण आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी? है भाई? समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा समझ में आया या बुरा समझ में आया? सभी के आ गया समझ में? अरे 3 लोगों का जवाब यस आया है, 4 का। बाकी के क्या हो गया? 16-17 लोग जुड़े हैं। आ गया समझ में, है ना? चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन देता हूं बढ़िया, नॉन पतंजलि क्वेश्चन है आपका। यहां पर कि एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 144 डिग्री है, तो पहली बात n का मान यानी भुजाओं की संख्या, दूसरी बात अंतःकोणों का योग बताइए, तीसरी बात विकर्णों की संख्या बताइए। तो इस तरीके से सवाल आपके बनते हैं, तो इनके जवाब आपको देने हैं। जवाब दो भाई फटाफट। क्या हुआ रे, किसी का जवाब नहीं आ रहा रे? नींद आ गई क्या, या मेरी आवाज नहीं आ रही है? मेरी आवाज तो सभी के पास आ रही है ना? तीन भुजाएं हैं? तीन भुजाएं थोड़ी हो सकती है। तीन भुजाओं वाला त्रिभुज होता है, जिसका प्रत्येक अंतः कोण होता है आपका 60 डिग्री का। समबाहु त्रिभुज हो तब। देखिए दोस्तों, आपका जवाब देखकर लग रहा है कि समझ में नहीं आया है।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण, मैंने आपको एक ही चीज चाहिए, हाँ एन का मान कितना आएगा? 10 आएगा। अच्छा, चलो अच्छी बात है। अभी देखते हैं कितना आता है। प्रत्येक अंतः कोण अगर आपको पूछा है, जो चीज दी है वो चीज आपको पता होनी चाहिए। मैंने कहा अंतः कोणों का योग दे रखा हो तो योग क्या होता है? n माइनस 2 गुना 180 नहीं होता क्या? और प्रत्येक का नाम आ गए तो n का भाग लगा दो। n का भाग लगाते ही n का मतलब जितनी भुजाएं हैं उसका भाग देते ही प्रत्येक अंतः कोण आपका आ जाएगा। अब बराबर दे कितना रखा आपको? 144, तो यहां लिख दिया मैंने कितना? 144 डिग्री। बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, आप इसको 18 से बराबर में काट सकते हो। देखो 18 एकम 18, ये 0 और 18 8 144, यानी 8 बार ये कट जाएगा। 2 के पहाड़े से 4 बार, ये 2 के पहाड़े से 5 बार कट जाएगा, और ये n इसके गुणा में जाएगा। तो देखिए n गुणा 4 कितना हो जाएगा? 4n, और इधर बराबर में ये 5 है, 5 भी इन दोनों से क्या होगा? गुणा होगा। 5n से गुणा होगा तो 5n, माइनस 5 2 से गुणा होगा तो कितना आएगा? 10 आएगा। अब देखिए आपका ये 4n इधर आएगा, तो 5n में से 4n गया, कितना n बचा? 1n, और ये माइनस का 10 उधर गया, कितना हो गया? प्लस का 10 हो गया। तो n का मान कितना आया? 10 आया। ये वाली बात अगर क्लियर हो गई है तो मुझे यस और नो में जवाब दीजिए। लेकिन मैं थोड़ा सा इससे शॉर्ट भी बताऊंगा आपको। सभी के समझ में आ गई है क्या? अरे 2-3 लोगों ने यस बोला है, बाकी का कोई जवाब ही नहीं है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर हमने इसको इतना बड़ा किया तो कुछ छोटा भी कर सकते थे। वो कैसे? जब समझोगे तब समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, यहां पर इसके अलावा मेरे पास एक दूसरा तरीका था। मैंने आपको बताई थी बात कि प्रत्येक अंतः कोण जो होता है उसके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा n माइनस 2 गुणा 180, और उसके बट्टा में n लगाना पड़ेगा। और दूसरी बात में अगर प्रत्येक बाह्य कोण की बात करूं तो हमें सिर्फ इतना ही करना पड़ता है 360 बट्टा n, अगर प्रत्येक बाह्य कोण निकालना हो, क्योंकि बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। अगर भुजाएं n है तो n का भाग देते ही क्या आ जाएगा? प्रत्येक बाह्य कोण आ जाएगा। लेकिन आप कहोगे सर यहां तो हमें 144 डिग्री प्रत्येक अंतः कोण दे रखा है, तो ये वाला हम कैसे काम में ले सकते हैं? देखिए मेरे दोस्तों, इसको ऐसे काम में ले सकते हैं हम, क्योंकि मैंने एक बात बताई थी कि प्रत्येक अंतः और प्रत्येक बाह्य, इन दोनों का जोड़ कितना होता है? 180 होता है। जब ये अंतः कोण 144 डिग्री का है तो बाह्य कोण कितना होगा? 36 होगा, नहीं होगा? क्योंकि 36 होगा, और 36 और 144 दोनों का जोड़ कितना होगा? 180 होगा कि नहीं होगा?
तो प्रत्येक बाह्य कोण आपका कितना होगा, 36 डिग्री होगा। इसलिए आपको इसकी जरूरत नहीं है, प्रत्येक बाह्य कोण से आप काम चला सकते हो। कैसे कि भाई यहां पर प्रत्येक बाह्य कोण निकालना है तो 360 के भाग में n लगा दो, बराबर प्रत्येक बाह्य कोण अपना आया कितना, ये 144 है, तो 180 में से 144 को कम कर दो, कितना आ जाएगा 36, ये प्रत्येक बाह्य कोण आ जाएगा। अब देखिए 36 से कम 36 और 36 आए 360, यानी 10 बट्टा n बराबर 1 आया। अब ये n बट्टा वाला इसके गुणा में जाएगा तो n बराबर, ये बराबर में कितना है 10, तो भुजाओं की संख्या यहां पर कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप अपना टाइम बचा सकते हो। दूसरी बात आपको पूछी, अंतः कोणों का योग बताइए। जब आपको पता है कि प्रत्येक अंतः कोण 144 डिग्री का आ रहा है और ऐसे कितने कोण बनेंगे, 10 कोण बनेंगे, क्योंकि 10 भुजाएं हैं तो 10 ही कोण बनेंगे। जब प्रत्येक अंतः कोण 144 डिग्री का है तो 10 कोण बनेंगे सेम सेम, यानी 10 से गुणा कर दो, यानी कितना आ जाएगा 1440 डिग्री आ जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आई तो वैसे समझ लीजिए, क्योंकि भुजाओं की संख्या 10 है तो 10 में से 2 कम करो, 8 गुणा 180 कर दो, तो 18 8 144, यानी कितना आ जाएगा 1440 डिग्री। अब बात आई विकर्णों की संख्या भी बताइए। तो विकर्णों की संख्या कैसे निकालते हैं, जब भुजाओं की संख्या 10 है तो 10 गुणा 10 में से 3 7 बट्टा में 2, तो 2 से आपका 10 5 बार कट गया और 7 पंजो 35, यानी विकर्णों की संख्या कितनी आ जाएगी, 35 आ जाएगी। शायद बात क्लियर हो गई होगी। हाँ बताइए। देखो मैंने ये बताया कि प्रत्येक अंतः कोण जब 144 डिग्री का है तो प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का आएगा, कितने का आएगा भाई, राखी बताइए देखें। 36 आएगा कि नहीं आएगा, समझ में आ गई ना बात। अब आपको पता है कि बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री का होता है और प्रत्येक निकालें तो n का भाग लगाना पड़ेगा। तो 360 में n का भाग लगाएं तो प्रत्येक बाह्य कोण आएगा, तो 360 बट्टा n के बराबर में आपने 36 लिख दिया तो कोई दिक्कत थोड़ी होगी, क्योंकि 36 डिग्री प्रत्येक बाह्य कोण आ रहा है। हम्म, लिख के ही बताएं, एक मिनट। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपका प्रत्येक बाह्य कोण निकालना हो तो 360 में किसका भाग देना पड़ेगा, n का भाग देना पड़ेगा। तो 360 बट्टा n आपका प्रत्येक बाह्य कोण होगा। लेकिन इस सवाल से आपका जो प्रत्येक बाह्य कोण आ रहा है वो बराबर में कितना आ रहा है, 36 डिग्री आ रहा है, इसलिए बराबर में कितना लिखोगे आप, 36 लिखोगे। 36 क्यों आ रहा है, क्योंकि अंतः कोणों, प्रत्येक अंतः कोण आपको 144 दे रखा है और प्रत्येक अंतः कोण और प्रत्येक बाह्य कोण को जोड़ें तो होना चाहिए 180 डिग्री। इसलिए 180 में से 144 को घटाया तो 36 डिग्री आ गया, जो कि क्या है आपका प्रत्येक बाह्य कोण है। अब देखिए 36 से आपका क्या हो जाएगा, 360 कट जाएगा, कितनी बार, 10 बार कट जाएगा ये, ठीक है। और ये n यहाँ गुणा में चला जाएगा तो n आ जाएगा और इसके बराबर में यहाँ ये बचा आपका कितना, 10, तो n का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये वाली बात अब आपके क्लियर हुई है या नहीं हुई है, राखी बताइए। हो गई ना, ठीक है, चलें आगे। ओके,
तो देखिए दोस्तों, और किसी की दिक्कत तो नहीं है, बताइए भाई। किसी के कोई प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम किसी के भी नहीं है तो नेक्स्ट डाल दीजिए भाई फटाक से कमेंट में। चलते हैं तारों के शहर में। वेरी गुड दोस्तों। आप देखिए, इस तरीके का आपका कोई भी सवाल आ जाए तो वहां आपको प्रत्येक अंतःकोण अगर दे रखा है तो आप बाह्य कोण से कीजिए, ताकि आपका टाइम बचेगा यहां पर। ठीक है ना? अब चलते हैं अपन क्या, एक सवाल की ओर अच्छा सा। तो आपका सवाल यूं है, सवाल ये, देखिए दोस्तों, सवाल है आपका, किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः तथा बाह्य कोण 3:2 के अनुपात में है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी? बहुत गजब का सवाल है ये सवाल। सभी को मेरी आवाज आ रही है? वेरी गुड दोस्तों, बताइए, देखिए इसका जवाब दीजिए मुझे फटाक से। 5 पक्का? देखते हैं, देखिए कितना आता है आपका। आपका तो 5 आ गया है। और आपका 5 आंसर सही भी है। बाकी को तो सबको नींद आ रही है, देखो मस्ती से सो रहे हैं। लेकिन ये सोने का टाइम नहीं है दोस्तों, जग जाओ।
नहीं तो चाय नहीं मिलेगी फिर। सुनील गोस्वामी 5, ये जगह है थोड़ा थोड़ा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर छुपी हुई बात क्या है जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दी थी। किसी समबहुभुज का प्रत्येक अंतः तथा बाह्य कोण किस अनुपात में है? 3:2 में। यानी आपका अंतः जो प्रत्येक अंतः कोण है वो अगर 3 हो तो प्रत्येक बाह्य कोण जो है वो कितना है? 2 है। अब दोस्तों देखिए, मैंने कहा था किसी भी समबहुभुज का प्रत्येक अंतः और प्रत्येक बाह्य, इन दोनों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब देखिए इन दोनों का जोड़ कितना आ रहा है? 3 और 2 5 आ रहा है। लेकिन अगले ने कहा भाई 5 नहीं, दोनों का जोड़ तो कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो 5 को कितना बनाना पड़ेगा? 180 बनाना पड़ेगा। जब 5 का मान 180 है तो 1 का मान क्या होगा? 180 में 5 का भाग दीजिए तो 5 से 10 कटा 2 बार, यानी 18 गुना 2 कितना? 36 डिग्री आ जाएगा। जब 1 का मान 36 आ गया तो 3 का मान क्या होगा? 3 गुना 36, 36 108 होता है क्या भाई? 36 108 डिग्री। और प्रत्येक बाह्य कोण 2 गुना 36, यानी 36 गुना 2 कितना आ जाएगा? 72 डिग्री आ जाएगा। अगर सिर्फ इतना ही पूछता कि प्रत्येक अंतः कोण कितने डिग्री का है तो 108 डिग्री का, प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का तो 72 डिग्री का। लेकिन हमें पूछा है बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताओ। अब जब दोस्तों आपको पता है कि बाह्य कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? 360 होता है। जब इसमें एक कोण का मान 72 डिग्री है तो टोटल कोणों का मान 360 होगा ना, इसलिए 72 का भाग 360 में देते ही भुजाओं की संख्या आ जाएगी, यानी n का मान आ जाएगा। देखो जब 360 में n का भाग दे रहे थे तब तो क्या आ रहा था? प्रत्येक बाह्य कोण आ रहा था। और 360 में प्रत्येक बाह्य कोण का भाग देंगे तो क्या आ जाएगी? भुजाओं की संख्या आ जाएगी। यानी 72 का भाग 360 में जाएगा 5 बार, 72 पंचो 360, तो n का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कुलदीप ने जवाब दिया, सुनील ने जवाब दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे प्रैक्टिस अच्छी कर रहे हैं और आप लोग भी कीजिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मामला नहीं बैठने वाला है। चाहे कितना ही कुछ कर लो आप, कितना ही मोटिवेट हो जाओ, लेकिन जब तक संघर्ष नहीं करोगे, जब तक खुद को नहीं झोंकोगे, जब तक काम बराबर नहीं करोगे, तब तक मामला नहीं बैठने वाला है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से हमें पूछा है कि भुजाओं की संख्या बताइए, दोस्तों और क्या पूछ सकता है? और पूछ सकता है अंतः कोणों का योग क्या होगा वो भी बताइए। अंतः कोणों का योग क्या होगा? तो दोस्तों आपको पता है प्रत्येक अंतः कोण कितने डिग्री का है? 108 डिग्री का है। जब भुजाएं कितनी है? 5 है। एक कोण 108 का तो 5 कोण कितने होंगे? 108 से 5 गुणा कर दो, यानी 10 पंजो 50, 8 पंजो 40, तो 10 पंजो 50 यानी 500 और 8 पंजो 40, तो 540 आ जाएगा यहाँ पर। और आपको पता है 5 भुजाओं वाले बहुभुज को पंचभुज कहते हैं। और पंचभुज के अंदर कोणों का योग कितना होता है? 540 डिग्री होता है। दूसरी बात आपको बाह्य कोणों का योग, तो बाह्य कोणों का योग तो पता ही है। जब आपकी 5 भुजाएं तो 72 का 5 गुणा करोगे तो 360 आएगा कि नहीं आएगा? और वैसे भी आपको पता है कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाह्य कोणों का योग डायरेक्ट कितना होता है? 360 डिग्री। अब तीसरी बात पूछे विकर्णों की संख्या क्या होगी? तो विकर्ण के लिए n गुणा n माइनस 3/2। n का मान कितना है भाई? भुजाओं की संख्या कितनी आई? 5 आई ना। 5 गुणा 5 में से 3 गया
2 और बट्टा में 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, आपका विकर्णों की संख्या भी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अगर ये वाली बात सबके क्लियर हो गई है तो मुझे यस और नो में जवाब दीजिए फटाक से। वेरी गुड, सभी के समझ में आ रहा है मतलब, लेकिन अभी 3-4 लोगों का कमेंट ही आया है। अरे आज गुलशन नहीं आया क्या? जब मैं केलवाड़ा से शाहबाद आ सकता हूँ तो गुलशन ऑनलाइन क्यों नहीं आ सकता है भाई? अरे जय वे मत बोलो रे। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं अपन आगे त्रिभुज की। तो मैं एक छोटा सा आपको सवाल देता हूं, बढ़िया पतंजलि वाला। मैं अगर आपको कह दूं, त्रिभुज का ट्यूशन दे रहा हूं मैं आपको, कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा क्या होगी? तीसरी भुजा की लंबाई बताइए। और दूसरी बात, पहली बात तो तीसरी भुजा की लंबाई, और दूसरी बात उस त्रिभुज का परिमाप क्या हो सकता है? पेरीमीटर। बताओ देखिए सटाक से, बहुत गजब का सवाल है। बताइए देखिए इसका जवाब फटाक से। 10 है ना? बिल्कुल सस्ता सा सवाल लगा आपको, है ना? और सटाक से जवाब भी दे दिया। बाकी सभी जवाब दीजिए हुए फटाक से। 10। जवाब नहीं है भाई, 2 लोगों का ही जवाब है। आज तो बच्चे रुचि नहीं ले रहे हैं, क्या बात है? आरची शर्मा 10।
अब दोस्तों आपने जवाब दिया, कोशिश की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये सवाल बड़ा टेढ़ा है। ऑप्शन में 10 आता ही है, पहला ऑप्शन 10 ही आता है और इसको टकाटक करके आ जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको ट्रिपलेट बताए थे इसे, क्या 6 8 10 बताए थे ना। वो कब कब होता है, जब एक कोण 90 डिग्री का होता है तब। लेकिन यहां पर तो यूं कहा कि एक त्रिभुज की दो ही भुजाएं हैं 6 और 8, तो तीसरी भुजा क्या हो सकती है? जरूरी नहीं है कि 10 ही हो, 10 से बड़ी भी कोई हो सकती है या फिर 10 से छोटी भी क्या हो सकती है। वो बात मैंने आपको बताई थी कब, जब आपकी पहली दूसरी क्लास जब हुई थी त्रिभुज वाली। तो देखिए त्रिभुज में मैंने ये बताया था कि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं अगर हो ए बी और सी, तो इनमें दो भुजाओं का योग जो है यानी a प्लस बी, वो तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। और दो भुजाओं का जो अंतर है वो तीसरी भुजा से क्या होता है? हमेशा छोटा होता है। ये वाली बात मैंने बताई थी। तो आपकी तीसरी भुजा जो आएगी वो क्या आएगी? इन दोनों के जोड़ से तो छोटी आएगी और दोनों के अंतर से क्या आएगी? बड़ी आएगी। तो देखिए दोस्तों बात को समझना, यहां पर आपकी तीसरी भुजा C मान लेता हूं मैं, जिसका मान क्या हो सकता है? जिसका मान इन दोनों शेष भुजाओं के योग से तो होगा छोटा और अंतर से क्या होगा? बड़ा होगा। तो दोनों का अंतर करो भाई, 8 और 6 का अंतर कितना होगा? 2 होगा। और योग क्या होगा? 8 प्लस 6 यानी 14 होगा। यानी जो तीसरी भुजा है उसका मान किस किस के बीच में हो सकता है? 2 से तो बड़ा हो सकता है और 14 से क्या हो सकता है? छोटा हो सकता है। तो दोस्तों तीसरी भुजा का मान 2 से बड़ा और 14 से छोटा होगा। अब वो 3 भी हो सकता है, 3.5 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, 2.1 भी हो सकता है, 13.9999 भी हो सकता है, लेकिन 14 नहीं होगा। और क्या नहीं होगा? 2 नहीं होगा। 2 से बड़ा कोई मान हो सकता है, 14 से कोई छोटा मान हो सकता है, वो आपकी तीसरी भुजा इसकी हो सकती है। तो ये वाला ऑप्शन आपके ध्यान में रहना चाहिए। या फिर ऐसे लिखा हो सकता है, यहां सी की जगह मैंने तीसरी भुजा, तीसरी भुजा 2 से बड़ी 14 से छोटी। बात क्लियर हो गई है क्या? अब जो 10 जवाब दे रहे थे वो 10 आपका गलत है। कैसा लगा क्वेश्चन? गजब है ना? गजब है, इसीलिए तो दिया आपको। अब देखिए फटाक से परिमाप और निकाल देते हैं अपन। तो परिमाप क्या होता है भाई? कोई भी त्रिभुज है अगर आपका, जिसकी भुजाएं ए बी और सी है, तो इसका परिमाप होता है तीनों भुजाओं का जोड़ होता है। क्या होता है? तीनों भुजाओं का जोड़ होता है। तो दोस्तों आपका तीनों भुजाओं का जोड़ क्या होगा? देखिए 3 भुजा यहाँ 2 है, जिसमें 2 भुजाएं 6 और 8 को और जोड़ दो, 6 प्लस 8 और जोड़ दिया, तो 8 और 6 14 और 2 कितना होगा? 16 होगा। और यहां भी जोड़ो, 6 और 8 को और जोड़ दो, यानी 6 8 14, 14 और 14 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। और इनको जब जोड़ा भाई, इसमें मैंने दोनों भुजाओं को जोड़ा ए और बी को, तो तीसरी भुजा में ए और बी को जोड़ा तो क्या बना? परिमाप बना। तो परिमाप का मान क्या होगा मेरे दोस्तों? 16 से तो बड़ा होगा और 28 से छोटा होगा, क्योंकि तीसरी भुजा पे डिपेंड है मामला। तीसरी भुजा अगर 2 से बड़ी है तो परिमाप 16 से बड़ा आएगा, और तीसरी भुजा अगर 14 से छोटी है तो आपका परिमाप जो है वो 28 से क्या आएगा? छोटा आएगा। सीधी सी बात है, छोटी वाली भुजा जो आई उसमें तो इन दोनों को जोड़ दोगे, और बड़ी जो आई योग जो आया उसमें भी जोड़ दोगे। तो यहाँ पर परिमाप का मान 16 से बड़ा और 28 से क्या आ जाएगा? छोटा आ जाएगा। ये वाली बात आपकी क्लियर हो गई होगी। यस और नो में जवाब दीजिए फटाक से।
यही तो आंसर है। पहले प्रश्न का जवाब है तीसरी भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर से बड़ी और 14 से छोटी। ऑप्शन में यही आएगा। देखिए पहले सवाल का आंसर तो ये है। दूसरे सवाल का आंसर है परिमाप का मान 16 से बड़ा और 28 से छोटा। ये ऑप्शन में आएगा आपके। सौदा। तो ये छोटी छोटी बातें जो बताता हूं ये आपके कवर होनी चाहिए, तभी मामला सिट फिट हो पाएगा, अन्यथा रह जाओगे भाई, लोग छोड़ देंगे पीछे। अब दोस्तों में टाइम थोड़ा कम बचा है, कम क्या 6:01 हो गई, तो मैं एक चीज बताऊंगा आपको, वो ध्यान से समझना। यहां पर मैं बताने वाला हूं, एक प्रमेय आती है जिसका नाम है आधारभूत। कौन सा भूत? आधारभूत। फिर समानुपातिकता, समानुपातिकता प्रमेय। ये नाम कुछ नहीं याद रखना रे, इसको सीबीटी थ्योरम बोलते हैं, सीबीटी, ठीक है। या फिर इसका दूसरा नाम है थेल्स प्रमेय, थेल्स थ्योरम। थेल्स नाम के गणितज्ञ ने, इसलिए थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं। और इस सूर्य ने क्या कहा था कि एक त्रिभुज, एक त्रिभुज एबीसी अगर है आपका, और इस त्रिभुज में क्या कर दिया जाए कि दो जो भुजाएं हैं, कोई सी भी दो भुजाएं, जैसे मैंने AB और AC ले ली, उन दो भुजाओं को काटती हुई एक ऐसी रेखा खींची जाए या ऐसा रेखाखंड खींचा जाए जो क्या हो, इस तीसरी भुजा के समांतर हो, यानी इसका और इसका, इन दोनों का अंतर क्या हो, बराबर हो। तो होता क्या है वो वाली बात आपको समझनी है। अगर क्या हो, यहां पर मैं इसको P नाम दे देता हूं, इसको Q नाम दे देता हूं। तो अगर आपकी PQ समांतर है BC के, यदि क्या हो मेरे दोस्त, PQ समांतर हो BC के, तो होता क्या है वो वाली बातें आपकी क्लियर होनी चाहिए। देखिए पहली बात, जो इस लाइन के ऊपर जो खंड है ना AP, और इसके नीचे इधर क्या है PB, तो AP और PB का जो अनुपात है, AP अनुपात PB, इन दोनों का अनुपात किसके बराबर होगा? अब इसके उस साइड में देख लीजिए, AQ और क्या है QC, तो AQ और QC के अनुपात के बराबर होगा। पहली बात तो ये, यानी कि जो भुजाएं हैं उनको समान अनुपातों में, इसलिए इसका नाम है समानुपातिकता प्रमेय। तो ये जो रेखाखंड है ना, इसको क्या करता है, ये इन दोनों रेखाखंडों को समान अनुपातों में बांट देता है। तो आपका AP और PB का जो अनुपात है वो AQ और QC के अनुपात के बराबर होगा। दूसरी बात, इनका उल्टा भी कहूं ना मैं, कि PB अनुपात AP और CQ अनुपात AQ, तो वो भी बराबर होगा। दूसरी बात इसकी मैं कहूं कि AP और ये बड़ी भुजा पूरी ले लूं, यानी AP, और इधर क्या हो AQ, और बड़ी भुजा क्या ले ली मैंने AC, ये अनुपात भी आपका क्या होगा, बराबर होगा। या फिर मैं कहूं, यहां से मैंने छोटा ले लिया PB और बट्टा में पूरा ले लिया मैंने AB, बराबर यहां से छोटा कौन आ गया CQ और बट्टा में AC, ये अनुपात भी क्या होगा मेरे दोस्तों, बराबर होगा। ये वाली बातें शायद आपके क्लियर हो रही होंगी। तीसरी बात, ये जो
त्रिभुज है, एक त्रिभुज आपका ये है और दूसरा त्रिभुज देखो ऊपर बना हुआ है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे आपके समरूप होंगे। जो त्रिभुज APQ है वो समरूप होगा त्रिभुज APC के। ये समरूपता की कसौटियां मैं आपको कल बताने वाला हूं बढ़िया से। तो यहां पर ये वाली बातें आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो है ना, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ये PQ और BC समांतर हो तो क्या होगा, इसका और इसका अनुपात जो है वो इसके और इसके अनुपात के बराबर हो। जैसे मान लो आपको ये 6 दे दिया और ये 8 दे दी, और ये मान लो आपको दे दी 5 और 5, या फिर मान लो आपको ये दे दी क्या बोलते हैं 4 दे दी, तो ये बताइए क्या होगी। तो आप डायरेक्टली कैसे बताओगे इसको कि देखिए इसका और इसका जो अनुपात है वो इसके और इसके अनुपात के बराबर होगा, यानी 6/8 किसके बराबर होगा, 4/QC के बराबर होगा। तो देखिए आप इसको इससे गुणा करोगे, इसको इससे गुणा करोगे, तो QC को 6 से गुणा किया तो 6QC आ गया, बराबर 8 गुणा 4 कितना आ गया, 32। 2 के पहाड़े से 3 बार कटा, ये 2 के पहाड़े से 16 बार, 3 चला जाएगा इसके बट्टा में, तो QC का मान देगा 16/3। यानी अगर ये भुजा 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये कितनी होगी आपकी 16/3 सेंटीमीटर, यानी 16 का तीसरा भाग लिख दोगे आप। आ गई मेरी बात समझ में, बता दीजिए ये नो में। अगर ये वाली बात क्लियर हो गई है तो इससे क्वेश्चन उठता है डायरेक्ट एग्जाम में, डायरेक्ट, चाहे वो रीट का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे पटवार का हो, चाहे किसी भी एग्जाम का जिसमें ज्योमेट्री का क्वेश्चन आता है। CBT थ्योरम, CBT थ्योरम नहीं बोलते हैं भाई इसको, BPT थ्योरम बोलते हैं दोस्तों। CBT नहीं बोलते हैं, BPT बोलते हैं इसको, बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम। थोड़ा सा ये याद रहेगा तो CBT, BPT बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम, यानी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। मामला क्लियर है, यस और नो में जवाब दीजिए फटाक से, फिर चलते हैं रीजनिंग की क्लास में, क्लास नंबर 2 में। और कल अपन जो त्रिभुज है उसको कंप्लीट कर देंगे। इसके केंद्र जो सारे 4 केंद्रों के बारे में पढ़ेंगे, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और क्या बोलते हैं केंद्रक। 4 केंद्रों से कौन कौन सी प्रॉपर्टी निकलती हैं, त्रिभुज के सारे क्वेश्चन वहीं से आ जाएंगे आपके, जो मोटा मोटी क्वेश्चन आते हैं ना उनसे ज्यादा कुछ नहीं आएगा आपके। तो कल मामला बिठा देंगे त्रिभुज का, उसके बाद थोड़ा वो जो चतुर्भुज का या चतुर्भुज में जो आयत वर्ग हैं उनका भी मामला बिठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है चैप्टर 2-3 दिन और चले, लेकिन आपके मामला पूरा क्लियर करके छोड़ूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। चाहे कोई भी एग्जाम दे आपके दिक्कत नहीं आएगी उस एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी सभी लोग आ जाइए रीजनिंग की क्लास में फटाक से। किसी की कोई समस्या है तो मुझसे पूछ सकता है भाई। ठीक है, बाय दोस्तों। आ जाओ रीजनिंग वाले सेशन में फटाक से।